ठंड में गरीब की बेटी की शादी। तो भाई साहब, आपको हमारी आरती बिटिया कैसी लगी? देखिए, हमें आपकी बिटिया तो काफी ज्यादा पसंद है, लेकिन आप तो जानते ही हैं कि मेरा बेटा सरकारी नौकरी करता है। इसके लिए कई अमीर घरों से रिश्ते आए हैं, लेकिन पंडित जी ने कहा कि जब आपकी बेटी काफी संस्कारी और गुणी है तो हम यहां चले आए। हमें दहेज में 5 लाख रुपए कैश और जो भी दान दहेज का सामान होता है वो तो आप जानते ही हैं, बस यही चाहिए। 5 लाख कैश? भाई साहब, हम सामान का तो इंतजाम कर लेंगे, लेकिन 5 लाख रुपए का इंतजाम करना हमारी हैसियत के खिलाफ है। तो भाई साहब, ये रिश्ता तो हो पाना काफी मुश्किल है। नहीं नहीं, आप लोग जाइए नहीं। आप लोगों को 5 लाख रुपए कैश चाहिए ना? मैं आपको वादा करता हूं कि शादी के दिन मैं आपको 5 लाख रुपए कैश और जो भी आपने सामान बोला है वो दूंगा। शिवा की बात सुन रिश्ता तय तो हो जाता है, लेकिन 5 लाख रुपए जितनी बड़ी रकम सुन सभी लोग परेशान भी काफी होते हैं। सुनिए जी, आपने 5 लाख रुपए देने का वादा तो कर दिया है, लेकिन आप 5 लाख रुपए का इंतजाम कहां से करेंगे? आप सब लोगों को फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं चंपकलाल जी से कुछ पैसे उधार ले लूंगा और धीरे धीरे कटवाता रहूंगा, लेकिन अपनी बहन की शादी में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं रहने दूंगा। शिवा अपने गांव के सेठ चंपकलाल के खेत में मजदूरी करता था। अपनी बहन की शादी के लिए शिवा ने चंपकलाल से 3 लाख रुपए ले लिए थे, लेकिन बाकी के 2 लाख और दहेज के सामान का इंतजाम करने के लिए अब बेचारा शिवा खेती के काम के साथ साथ मजदूरी भी करता है। ऐसे ही समय बीतता रहता है और वह दिन आ जाता है जिस दिन आरती की शादी होती है। केदार जी, ऐसा मत करिए। आप ऐसे कैसे बारात को वापस ले जा सकते हैं? समाज में हमारी इज्जत का क्या होगा? ये तो तुम्हें हमसे वादा करने से पहले सोचना चाहिए था। तुमने वादा किया था कि शादी के दिन तुम 5 लाख रुपए और सारा सामान दोगे। ना ही तो तुम 5 लाख रुपए का इंतजाम कर पाए और ना ही सारे सामान का। केदार जी, मैंने बड़ी मुश्किल से 3 लाख का इंतजाम किया है और इस सामान का बाकी के 2 लाख रुपए और बाकी का सामान मैं आपको जल्द ही दे दूंगा। वीरेंद्र और शिवा अपनी पगड़ी निकालकर अनमोल और केदार के पैरों पर रख देते हैं, लेकिन वह लोग उसकी भी इज्जत नहीं करते और पगड़ी को लात मारते हुए बारात को वापस ले जाते हैं, जिसे देख गांव के लोग तरह तरह की बातें बनाने लगते हैं। आरती, संभालो अपने आप को। माँ जी, देखिए ना आरती को क्या हो गया है कि कुछ बोल क्यों नहीं रही है। पूरे गांव भर में अपने परिवार की बेइज्जती होता देख और अपनी बहन की ऐसी हालत देख शिवा पूरी तरह से टूट जाता है। इसलिए शिवा अपनी गांव की नदी में कूदकर जान दे देता है। शिवा, शिवा, उठो ना, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? माँ जी, देखिए ना शिवा को क्या हो गया, ये कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? हमारा बच्चा अभी इस दुनिया में आया भी नहीं है और आप उसे बिना देखे ही चले गए। बहू, संभाल अपने आप को। आरती गर्भवती भाभी को अंदर ले जाती है। शीतल को शिवा की मौत का बहुत बड़ा सदमा लगता है। पूरे परिवार को मानो किसी की बुरी नजर लग गई थी और अब तो ठंड के मौसम में भी पूरे परिवार पर अपना कहर ढा दिया था। ना ही तो किसी पर गर्म कपड़े थे और ना ही ओढ़ने को गर्म कंबल। सारा परिवार घर के अंदर बैठे ठंड के मारे कांप रहा होता है कि तभी, अरे चंपकलाल जी, आप यहाँ, वो भी इस वक्त? तुम्हारे बेटे ने मरने से पहले मुझसे तुम्हारी बेटी की शादी के लिए पूरे 3 लाख रुपए लिए थे। अब तो तुम्हारा बेटा मर चुका है, तो मेरे 3 लाख कब तक लौटा रहे हो? चंपकलाल जी, आप तो हमारी हालातों से अच्छी तरह वाकिफ है। ऐसी हालत में हम आपके 3 लाख रुपए कहां से लौटाएंगे? तुम्हारे परिवार के साथ जो हुआ मुझे उसका बहुत अफसोस है, मगर तुम लोग चाहो तो मैं तुम्हारे 3 लाख रुपए माफ कर सकता हूँ, अगर तुम अपनी बेटी आरती को कुछ दिनों के लिए मेरे पास भेज दो तो। चंपकलाल की ऐसी बातें सुन शीतल को बहुत गुस्सा आता है और वह चंपकलाल को एक जोरदार थप्पड़ जड़ देता है। तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मुझ पर हाथ उठाया? चंपकलाल गुस्से में शीतल को धक्का दे देता है, जिससे शीतल के पेट पर चोट लगती है। आह, आह, माँ जी, मेरा बच्चा। चंपकलाल पूरे परिवार को कड़कड़ाती ठंड में घर से बाहर निकाल देता है और उनके घर पर कब्जा कर लेता है। सारा परिवार ठंड से ठिठुरता हुआ इधर से उधर भटकने लगता है कि तभी उन्हें एक कूड़ेदान दिखाई देता है, जहां पर पब्लिक टॉयलेट भी बने होते हैं। वहां पर काफी ज्यादा बदबू होती है, लेकिन अब
पूरे परिवार के पास उस कूड़ेदान में रहने के सिवाय और कोई दूसरा चारा नहीं था। वीरेंद्र और ममता अपने साथ लाए कुछ कपड़ों में से एक तिरपाल निकालते हैं और तिरपाल डालकर पूरा परिवार ठंड भरी रात उस तिरपाल के अंदर ही कपकपाते हुए गुजारता है। सुबह होते ही, पिताजी आप कहाँ जा रहे हैं? हर एक काम की तलाश में जा रहा हूँ। अगर काम नहीं करूंगा तो तुम लोग तो इस कपकपाती ठंड में भूखे ही मर जाओगे। पिताजी आप रुकिए, मैं भी आपके साथ चलती हूँ। तो इस कड़ाके की सर्दी में कहाँ बाहर जा रही है? वैसे ही हम लोगों के पास ना ही तो गर्म कपड़े हैं और ना ही कंबल। तेरी तबीयत खराब हो जाएगी बेटा। बाबा, जब आप बूढ़े होते हुए भी हमारे लिए इस कड़ाके की सर्दी में मेहनत करने को तैयार हो, तो मैं जवान होते हुए क्यों नहीं? माँ भाभी का ख्याल रखना और भगवान से प्रार्थना करना कि मुझे और पिताजी को कहीं कोई काम मिल जाए। सर्दी की वजह से चारों तरफ ओस ही ओस होती है और हल्की हल्की बर्फ भी गिर रही होती है। आरती और वीरेंद्र का शरीर ठंड के मारे बहुत बुरी तरह से कांप रहा होता है, लेकिन अपने परिवार की हालत देख दोनों बाप बेटी हार नहीं मानते। वीरेंद्र को एक ढाबे पर जूठे बर्तन धोने का काम मिल जाता है, वहीं आरती को एक घर में नौकरानी का काम और साथ ही साथ सड़कों पर झाड़ू लगाने का काम भी मिल जाता है। पिताजी, आरती ये लीजिए, मैंने आपके लिए लाल चाय बनाई है। घर में एक भी अन्न का दाना नहीं है। इस साल लाल चाय से ही अब हमें गुजारा करना होगा। भाभी आप फिक्र मत करिए, शाम को आते हुए मैं थोड़ी दाल और चावल ले आऊंगी। आपको भूखा रहना, वो भी इस हालत में, जरा भी ठीक नहीं है। आरती रोज की तरह घर में काम करके सड़क पर झाड़ू लगा रही होती है। आरती के शरीर पर सिर्फ एक फटी पुरानी शॉल होती है कि तभी आरती सड़क किनारे बैठी एक बूढ़ी औरत को देखती है जो ठंड से बुरी तरह से कांप रही होती है। अरे अम्मा, आप तो बहुत बुरी तरह से कांप रही हो। ये लो, आप मेरी ये शॉल ओढ़ लो। काफी फटी हुई है, लेकिन आपको इसको ओढ़कर थोड़ी बहुत गर्माहट मिलेगी। बेटिया, अगर तू ये शॉल मुझे दे देगी तो तू क्या ओढ़ेगी? इस शॉल की जरूरत मुझसे ज्यादा आपको है। आरती को उस बूढ़ी औरत की मदद करता देख सामने रेस्टोरेंट में बैठा एक राज नाम का लड़का देख लेता है। राज को आरती का यह बर्ताव काफी अच्छा लगता है, जिसके बाद राज आरती का पीछा करता है और पीछा करते करते कूड़ेदान के पास पहुंच जाता है। राज देखता है कि आरती कूड़ेदान में तिरपाल डालकर अपने परिवार वालों के साथ कितनी परेशानी में रह रही है। आरती राज को पहली नजर में पसंद आ जाती है, जिसके बाद राज अपनी माँ सोमवती से आरती और उसके परिवार वालों के बारे में बात करता है। अगर लड़की अच्छी है और अपने परिवार वालों का मेहनत करके ख्याल रख रही है तो मुझे शादी से कोई एतराज नहीं है। सोमवती और राज आरती के परिवार वालों के पास जाते हैं और उनसे मिलकर सारी बात तय करते हैं। हमें यकीन ही नहीं हो रहा है कि हमारी बिटिया का रिश्ता इतने बड़े घर में तय हो रहा है। लेकिन बहन जी, आप तो हमारी हालत देख रही हैं ना, ऐसे में हम दान दहेज का इंतजाम कैसे करेंगे? हमें बस आपकी बिटिया चाहिए, ना कि कोई धन दहेज। इस महीने की 28 तारीख को हम बारात लेकर आएंगे, बस आप अपनी बिटिया को तैयार रखना। अपने बेटी का इतने बड़े घर में रिश्ता होता देख सब लोग बहुत खुश होते हैं। हमारी लड़की का रिश्ता तो इतने बड़े घर में हो गया। लोग भी काफी अच्छे हैं, दान दहेज की बिल्कुल मांग नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमारा भी तो फर्ज बनता है कि हम अपनी बेटी को कुछ दें। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। हम अपनी इकलौती बेटी को खाली हाथों यूं विदा नहीं कर सकते। अब हम लोगों को बहुत मेहनत करनी होगी। जिसके बाद अब वीरेंद्र, ममता और शीतल तीनों ही बाहर काम करना शुरू कर देते हैं। शीतल लोगों के घरों में झाड़ू पोछे का काम करती है, वहीं ममता वीरेंद्र के साथ ढाबे पर काम करती है। सभी लोग मेहनत करके थोड़े बहुत पैसे इकट्ठा करते हैं और शादी के दिन करीब आता देख शादी की रस्में भी शुरू हो जाती हैं। आरती, देखो मैं तुम्हारे लिए ये मेहंदी लेकर आई हूँ। मेहंदी के पत्तों को तोड़ करके मैंने अपने हाथों से तुम्हारे लिए मेहंदी पीसी है। हमें माफ कर देना, ऐसी हालत में और ठंड में हमें तेरी हल्दी की रस्म में और मेहंदी करनी पड़ रही है। भाभी, आप लोग इतनी परेशानी में भी मेरे लिए कितनी मेहनत कर रहे। मैं इसी में ही खुश हूँ। मुझे इसके अलावा आप लोगों से कुछ भी नहीं चाहिए। सभी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। सर्दी की वजह से काफी ठंडी ठंडी हवाएं चल रही होती हैं, लेकिन
इसी में ही आरती की हल्दी और मेहंदी होती है। समय गुजरता है और वह दिन भी आ जाता है जिस दिन राज बारात लेकर आरती को लेने के लिए आता है। हमारी आप जितनी तो हैसियत है नहीं, लेकिन हमसे जितना हो पाया उतना हमने किया। ये थोड़ा बहुत सामान ही हम लोग जुटा पाए। हमने आपसे पहले ही कहा था कि हमें बस आपकी बेटी चाहिए, ये दान दहेज नहीं। हर ससुराल वाले दान दहेज के प्यासे नहीं होते हैं। मुझे आरती से प्यार है और मुझे सिर्फ आरती चाहिए। ये सारा सामान आप वापस रख लीजिए। राज और सोमवती की बातें सुन सभी परिवार वालों की आंखों में आंसू आ जाते हैं, जिसके बाद राज और आरती की शादी होती है और आरती अपने परिवार वालों से विदा लेकर अपने ससुराल चली जाती है। राज आरती के परिवार की हालत को जानता था, इसलिए वह उनकी फाइनेंशियली थोड़ी मदद करता है, जिससे अब धीरे धीरे आरती के परिवार वालों की परेशानी दूर होने लगती है और आखिरकार उनकी जिंदगी की रेलगाड़ी अब पटरी पर आ जाती है और सब कुछ ठीक हो जाता है।